नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल आपको कहां मिलेंगे शेयरों में कमाई के मौके। अगले दिन के ट्रिगर्स पर बातचीत जरूर करेंगे, साथ ही उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब भी देंगे जिनमें अगले दिन रह सकता है एक्शन। आप अपना सवाल हमसे जरूर पूछिए, व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 9582222266। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल जरूर भेजें। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। इसके अलावा मेरे साथ खास मेहमान है आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता है, जो कि हमें कल के लिए जरूरी ट्रिगर्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डालना जरूरी है। तो आज हमने देखा बेहद उतार चढ़ाव के बाद बाजार लाल निशान में ही जाकर बंद हुए और लगातार ये दूसरा दिन था जब बाजार ने आज दी नेगेटिव क्लोजिंग। अगर अंकों के लिहाज से बात करें तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बढ़त के साथ हुई थी, मगर टिकाऊ नहीं रह पाई। कारोबार के अंत में निफ्टी 90 अंक गिरकर 16,125 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 238 पॉइंट फिसला 54,052 पर बंद हुआ। आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर कारोबार देखने को मिला और ये 42 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी देखी गई। और एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि आज के बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव क्यों रहा और ये मुनाफा वसूली आई कहां से। भारतीय बाजारों में कल ही की तरह आज फिर से एक और ट्रेडिंग सेशन ऐसा देखने को मिला जहां शुरुआत मजबूती के साथ हुई और फर्स्ट हाफ में मजबूत ट्रेड करने के बाद सेकंड हाफ में बाजार कमजोर होते हुए नजर आए। आज तो कमजोरी की वजह भी थी और वजह फिर से वही जो कल थी। कल भी डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, वो अलग बात है कि कल डाउ 600 अंक ऊपर बंद हो गया, उसे हम ज्यादा सेलिब्रेट पाए। मिड सेशन से जो कमजोर होना शुरू है बंद होते होते दिन के निचले स्तरों की तरफ, और उसकी वजह फिर से डाउ फ्यूचर्स में जो आज फिर से 350 अंक कमजोर थे जब हम बंद हुए। 200 अंक नीचे नेस्डेक फ्यूचर्स थे। तो ग्लोबल मार्केट से जैसा सपोर्ट चाहिए, जैसी मजबूती चाहिए, वो आ नहीं रही है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ओवरनाइट आप तेजी की पोजीशन बनाकर रखें। और आज 2 दिनों तक 16,200 के ऊपर बंद होने के बाद 16,125 के आसपास बंद होते दिखे हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी हरे निशान में 50 अंकों की ही सही लेकिन तेजी के साथ बंद हुए। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत था। 500 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर ट्रेड करता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। मेटल स्टॉक्स ऊपरी स्थानों से फिर से फिसल गए, बिकवाली का दबाव बरकरार है। तो मिला जुला सा कारोबार है और ऐसा लगता है कि बाजार किसी बड़े डायरेक्शन के लिए तलाश करने के 15,750 15,800 के आसपास जो सपोर्ट बनाया वो बस टिका रहे। ठीक उसी तरह से जैसा कि डाउ में 31,000 31,200 के आसपास का एक बड़े ब्रेकआउट का इंतजार या तो 16,400 के ऊपर है या फिर 15,700 के नीचे आए, तब तक बाजार रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं। आज भी वैसा ही ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। एक्शन कैसा रहा है जरा ये भी समझ लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है 2,393 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,948 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए अब आज के मेहमान का रुख कर लेते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, लगातार दूसरे दिन बाजार हुए मुनाफा वसूली के शिकार, कौन से लेवल्स हम आगे अब एक्सपेक्ट करें बाजार के लिए, खासतौर पर कल कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट वोलेटाइल ही रहेंगे। ऊपर में 16,400 तकनीकी रूप से एक लेवल्स आप देख सकते हैं और नीचे में 15,700 का बहुत अहम सपोर्ट है। अगर 16,400 पार कर गए तो 16,600 का भी एक लेवल आ सकता है निफ्टी पे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से उठापटक में मुझे लगता है कल एक मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है थोड़ी बहुत। बस यही आशा करूंगा कि सेकेंड हाफ में जब बाजार क्लोजिंग की तरफ जाए तो बिकवाली ना आ जाए। तो उम्मीद है कि पॉजिटिव रहे कल का बाजार। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये उठापटक के दौरान आपको सही स्टॉक टुकड़ों में खरीदते रहना है। अगर आप टुकड़ों में खरीदते रहेंगे, ये हो सकता है कि बहुत इरिटेशनल लग रहा है आपका आज का बाजार या अभी का बाजार, बट यही मौका है सही स्टॉक को चुनने का। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ही बात करें सिद्धार्थ, तो आपसे मैं 2 स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगी। इनफैक्ट जो आपके व्यूज हैं, एक तो हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो, मानिए 7 से 10 दिन का किसी का व्यू है, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे ऐसे बाजार में, और लंबी अवधि के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट पिक आपकी तरफ से रहेगी?
देखिए स्वाति, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम खाली अच्छी साइजेबल क्वालिटी कंपनियां ही रेकमेंड करते हैं, और इस पोजिशनल बेसिस पे जो क्वालिटी कंपनी मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं तो 1-2 महीने के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं, और वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक पे खरीदारी की राय है। 1880 के आसपास का क्लोजिंग होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1725 का, 1725 का, और टारगेट रखना है 2144 का टारगेट रखना है। हम सभी जानते हैं प्राइवेट श्रेणी में ये बैंक अव्वल नंबर की कंपनी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, नतीजे भी अच्छे रहे थे इस बार। कोटक बैंक पे खरीदारी की, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं जो कंपनी दूंगा आपको आज, वो रहेगा एक केमिकल स्पेस से कंपनी, टाटा केमिकल। बैकग्राउंड पेरेंटेज तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, साथ ही साथ 3 रिसर्च सेंटर, बहुत ही मजबूत कंपनी। बहुत इनकी जो की केमिकल्स, मेन केमिकल है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम लगती है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, फार्मा, बिस्किट्स, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम लगती है। थर्ड लार्जेस्ट बड़ा सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है, इसमें भी एक्सपेंशन प्लान करने वाली है कंपनी, और 13% की आई से, CAGR 13% की आई से 2 सालों के लिए ग्रो हो सकती है। टाटा केमिकल बहुत ही बेहतरीन लग रही है फंडामेंटली मुझे। ये 1170 का आपको लंबी अवधि के लिए 1 साल के पर्सपेक्टिव से टारगेट रखना चाहिए। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ सिडानी की राय 2 स्टॉक्स पर ली अब तक हमने। एक तो पोजिशनल व्यू कोटक बैंक में रखने की सलाह दे रहे हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टाटा केमिकल में खरीदारी की राय है सिद्धार्थ सिडानी की। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं, और जिनके नतीजे आए हैं सबसे पहले उन पर करते हैं बात। ग्रासिम Q4 के नतीजे कंपनी के अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 480 करोड़ से बढ़कर हुआ है 1070 करोड़ रुपए। आमदनी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, आमदनी 4390 करोड़ से बढ़कर हुई है 6380 करोड़। और कंपनी ने आज बताया कि 2024 में उसके पेंट प्लांट से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और अब ये जो तमाम नतीजे हैं और जो कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लान है, इसको लेकर ग्रासिम में क्या करने की सलाह देंगे सिद्धार्थ? छोड़िएगा मत, बने रहिएगा, क्योंकि पेंट का नया प्रोजेक्ट, साथ ही साथ ग्रासिम के एग्जिस्टिंग बिजनेस, होल्डिंग कंपनी, नतीजे अच्छे, और मैं मानता हूं कि इस पे आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। 1780 के आसपास का अगर आप लंबी अवधि का टारगेट रखें तो आने की पूरी संभावना है। बने रहने की सलाह, अगर नीचे आए तो खरीदे। ओके, तो ग्रासिम में खरीदारी की सलाह 1780, इस टारगेट का ध्यान जरूर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे भी आए हैं, और नतीजे क्या कहते हैं जरा देखते हैं। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है कंपनी का, वो बढ़ा है 140 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़ रुपए हो गया है, 140 से 144। बिक्री भी है वो 2330 करोड़ से बढ़कर हुई है 2415 करोड़ रुपए पर। मिंडा इंडस्ट्रीज के नतीजे आ गए हैं, अब स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? देखिए, अच्छा बिजनेस है, मैं मानता हूँ कि बने रहिए, इसकी सलाह रहेगी, क्योंकि मिंडा पे तो हमारी खास कोई कवरेज नहीं है, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस या ऑटो इंडस्ट्री यहाँ से बेहतर परफॉर्म करते जाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बेहतरी, थोड़े से नंबर्स बेटर होते जाएंगे। बहुत हद तक गिरावट प्राइसिंग हो चुकी है, तो बने रहने की सलाह। मिंडा इंडस्ट्रीज जिनके भी पास है उन्हें बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं। बेसिकली कॉलर्स के सवाल हम लेते हैं अब। डीवीज लैब पहला सवाल है, कोलकाता से अविनाश भल्ला पूछ रहे हैं। 32 शेयर है डीवीज लैब के इनके पास, और 3900 है इनकी खरीद। हमने देखा डीवीज लैब नतीजों के बाद शेयर गिरा और निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। डीवीज लैब में क्या करें अब ये? देखिए, कोई भी शेयर इतनी जोरों से गिरेगा तो घबराहट तो जरूर होगी, बट आपको ये देखना है कि कौन सा शेयर है ये है डीवीज लैब, फार्मा एपीआई की दिग्गज। नतीजे अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट ने गाइडेंस थोड़ा सा कमजोर दिया है, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन में किस हिसाब से आगे प्रोडक्शन रहेगा, किस हिसाब से सप्लाई रहेगी, ये देखते हुए 5 से 10% का एक मैनेजमेंट ने आउटलुक गाइडेंस दिया, जिसके कारण बाजार को अच्छा नहीं लगा और गिरावट देखी। कंपनी बहुत ही अव्वल नंबर की है, बिल्कुल बने रहिए। ये यहाँ पे गिरावट आई है, यहाँ पे आप एवरेजिंग कर ले, घबराइए मत। ओके, तो एवरेजिंग करने की सलाह और बने रहने की राय दे रहे हैं डीवीज लैब पे सिद्धार्थ। आगे बढ़ते एक और शेयर पर चर्चा करते हैं। प्रियांक दुबे भोपाल से पूछ रहे हैं। कोल इंडिया है इनके पास, और कोल इंडिया के 105 शेयर है और इनकी खरीद है 160 की।
कल नतीजे आने वाले उससे पहले हमने देखा शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। कोल इंडिया, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है सिद्धार्थ? देखिए, कोल इंडिया मेरे पर्सपेक्टिव से तो सबसे बेहतरीन स्टॉक डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से है, प्राइस अप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से नहीं। ऑल्दो आप पैसे बना रहे हैं तो बने रहिए, पर डिविडेंड यील्ड किसी को अच्छा चाहिए तो कोल इंडिया एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप जानते हैं पावर शॉर्टेज है पूरे देश में, तो कोयले की भी बहुत मांग है, तो कोल इंडिया उस प्रकार से अच्छी कंपनी। ओके, कोल इंडिया में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल मेघा गांधी पूछ रही हैं अहमदाबाद से। एचडीएफसी बैंक के इनके पास 100 शेयर है, खरीद है इनकी 1587 की। और एचडीएफसी बैंक, क्या सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ? जरूरत से ज्यादा ही गिरावट हो गई है, और मैं मानता हूं कि जरूरत से ज्यादा गिरावट हो गई है ऐसी कंपनी में जो कई क्वार्टर से लगातार बार बार 20% का सीएजीआर ग्रोथ देते आ रही है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो बहुत ही अच्छी फंडामेंटल वाली बैंक है, इसमें घबराइए मत। एवरेजिंग करना चाहे तो कर लीजिए, पर अगर थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा, जिस हिसाब से गिरा है आपका प्राइस उतना जल्दी नहीं आने वाला है, तो थोड़ा सा समय दीजिए और एवरेज कर लीजिए। ओके, एचडीएफसी बैंक एवरेज करने की सलाह, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने इस स्टॉक में, ऐसा कह रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल है अरुण भारद्वाज का, चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं। रेणुका शुगर है इनके पास, 700 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 41.80 की। न्यूज बेस्ड थोड़ा बहुत हमने एक्शन देखा है इसमें, इनफैक्ट काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। दरअसल सरकार चीनी एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाएगी और उसके बाद हमने देखा चीनी शेयरों में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। अब कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, रेणुका शुगर में क्या किया जाए? मैं तो ये कहूंगा कि मुनाफा बांध ले, वो बेहतर है, क्योंकि कोई सेक्टर स्पेयर्ड नहीं रहेगा इस गिरावट में। सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन कोई ना कोई न्यूज पे गिरावट आएगी, तो आप मुनाफा बांध ले। और अगर ये स्पेस की बात करें तो हम तो कोई कवरेज नहीं रखते, बट बलरामपुर चीनी ऐसी एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट एक नंबर है, सबसे बेहतरीन है, तो ये स्पेस की कंपनी बेहतरीन वही है। मैं यही राय दूंगा, आप मुनाफा बांध ले, और कोई अच्छी कंपनी जो मैं सलाह दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे, उस पे आ जाए, वो ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते। ओके, तो रेणुका शुगर से निकलने की सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट की। और बलरामपुर चीनी एक स्टॉक उन्होंने बोला है जहां पर आप मौके अपने लिए तलाश सकते हैं। दिल्ली से अब सुदर्शन सिन्हा का सवाल लेते हैं और इनके पास है शिल्पा मेडिकेयर, 100 शेयर इनके पास, 395 है इनकी खरीद शिल्पा मेडिकेयर पर। और नतीजे कंपनी के बाद है और शेयर में 13% का उछाल भी देखने को मिला है। क्या राय रहेगी इसमें? बने रहने की सलाह, अच्छी कंपनी है, बिजनेस वाइज अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में भी बेहतर करे, तो बने रहने की सलाह। ओके, शिल्पा मेडिकेयर में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कोलकाता से प्रहलाद गौतम पूछ रहे हैं। इनका सवाल है ओएनजीसी पर, 125 शेयर ओएनजीसी के, 155 इनकी खरीद, और शेयर हमने देखा 5 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है ओएनजीसी में। अब ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है सिद्धार्थ? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अपस्ट्रीम कंपनी जो होती है, जो रिफाइनिंग का बिजनेस करती है, उस पे मजबूती रहेगी, क्योंकि क्रूड जब तक ऊपर रहेगा, उचित ऊपर के स्तर पे रहेगा, वहां पे आपको ओएनजीसी पे बने रहने की सलाह रहेगी। क्योंकि क्रूड मजबूत रहेगा तो ये सारी अपस्ट्रीम कंपनियां मजबूत रहेगी, क्योंकि इनके रिफाइनिंग मार्जिन वगैरह वगैरह काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ओएनजीसी पे बने रहने की सलाह है। ओएनजीसी में बने रहने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल है इप्का लैब्स पर और सवाल पूछ रही है स्नेहा दास बर्धमान से। इप्का लैब्स के 90 शेयर इनके पास है, 970 इनकी खरीद है, और हमने देखा इप्का लैब्स में कमजोर नतीजों से गिरावट भी शेयर में दर्ज की गई है। इप्का लैब्स में क्या स्ट्रैटेजी रहे? मैं तो आपको ये कहूंगा, एक बार के लिए इस पे से आप एग्जिट ले सकते हैं, निकल सकते हैं, और दूसरे कोई बेहतरीन फार्मा शेयर पे देख सकते हैं, अगर आपका फार्मा ही एक टारगेट सेक्टर है। अगर या फार्मा ही टारगेट सेक्टर नहीं है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप केमिकल कंपनियां या कोई आईटी कंपनी में जाइए, क्योंकि आईटी कंपनी में बहुत गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं, वैल्यू मिलेगा, और यहाँ से प्राइस में जब उछाल आएगा, बाजार में उछाल आएगा, तो प्राइस में उछाल आईटी कंपनियों में आएगा। तो सलाह ये दूंगा, इससे स्विच करके आप कोई आईटी बेहतरीन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, माइंडट्री, एलटीआई, इसमें जा सकते हैं। ओके, तो इप्का लैब्स
से निकलने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ, और अगर स्विच करना है तो आईटी स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगला सवाल कोलकाता से धीरेन्द्र अग्रवाल पूछ रहे हैं और इनका सवाल बीपीसीएल पर है। सिद्धार्थ, 300 शेयर इनके पास है, 350 इनकी खरीद है। अब कंपनी कल मार्च तिमाही के नतीजे जारी करेगी, उससे पहले कोई खास स्ट्रैटेजी? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तो मना कर दिया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें ऐसा रुझान बहुत मजबूत नहीं रह सकता है। तो इससे आप निकल के कोई अपस्ट्रीम कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ओएनजीसी हो गई, ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। या फिर आप दूसरे कोई स्पेस जैसे कि केमिकल हो गया, आईटी टेक्नोलॉजी हो गए, इस पे आप विकल्प ढूंढे, वही बेहतर सलाह रहेगी। ओके, तो बीपीएल से निकलने की सलाह, सेम स्पेस में ओएनजीसी, आरआईएल में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। कोई दूसरा स्पेस ढूंढना है किसी और सेक्टर में तो आईटी या केमिकल सेक्टर में जाने की भी आपके पास रास्ते हैं। अगला सवाल गुरदासपुर से पवनीत कौर हमें पूछ रहे हैं और इनका सवाल इन्फोसिस पर है। आईटी स्पेस की कंपनी, 6 शेयर इनके पास है, 1595। हालांकि कमजोर ग्लोबल संकेतों से आईटी शेयरों में गिरावट रही है। आप तो बुलिश हैं आईटी शेयरों पर, इन्फोसिस में क्या करें? बिल्कुल बुलिश है स्वाति हम आईटी शेयर पे, बट लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा पेन पॉइंट कंसर्न्स रहे, बट ये जो लेवल्स आए हैं इन्फोसिस के ऊपर से 1900-2000 से यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है गिरने की। तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर ले, क्योंकि आपने ऊपर के लेवल्स पे खरीदा है, तो यहाँ एवरेजिंग करें और थोड़ा सा धीरज रखें, धीरज का फल जरूर मीठा मिलेगा। और आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर के लिए क्या खास इवेंट्स हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। कुशल, जरा बताइए कल के बाजार के लिए अहम इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? जी, तो नंबर्स के लिहाज से कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खासकर अगर आप देखें तो निफ्टी से कोल इंडिया और बीपीसीएल के नंबर्स आएंगे, साथ ही एफएनओ स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल्स, बाटा इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, नालको, पीएफसी, इनफैक्ट टोरेंट फार्मा और वर्लपूल के नंबर्स पर भी नज़र रखनी है। टोरेंट फार्मा, जीएमएम फॉडलर के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एथॉस का जो आईपीओ है उसकी शेयर अलॉटमेंट भी कल के सत्र में ही होती हुई दिखेगी। 5G प्राइसिंग और लाइसेंस पैक्ट को लेकर यहाँ पर कैबिनेट की कल काफी अहम बैठक होने वाली है। साथ ही एसबीआई और टीसीएस के स्टॉक्स पर नजर रखनी है, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल स्तरों पर सिंगापुर के जीडीपी आंकड़े आएंगे Q1 के, और साथ ही यूएस में जो एफओएमसी मीटिंग है उसके मिनट्स भी जारी होते हुए नजर आएंगे। तो काफी ज्यादा अहम होने वाला है नतीजों और बैठकों के लिहाज से कल का दिन। चलिए, कल के मेन इवेंट समझ लिया, अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं और बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं अहम संकेत। अनिल जी से जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, सपोर्ट बेहद साफ है। 16,000 बड़ा अहमियत वाला लेवल है, जहाँ पर वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक 16,000 के ऊपर है तब तक कोई खास खराबी नहीं। 16,000 के नीचे आते ही 15,750, 15,800 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आती दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,300 से 16,400 वो रेंज है, जहाँ पर कल अगर फिर से हम मजबूत होकर पहुँचते तो प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 33,900, 34,100, 200 पॉइंट की ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो 34,600 से 34,800 वो रेंज है जहाँ पर जाने पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। और इसी रेंज को कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बड़ा मूव इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलने के बाद ही आने की संभावना बनेगी। और वो कल परसों में होता है या उसके लिए अगली सीरीज का इंतजार करना होगा, ये देखना ज़रूरी है। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालबिया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट काफी वोलेटाइल रहा, हायर साइड से जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट जिस तरीके से पुट बेस बना हुआ है, जहाँ पे पुट कंसंट्रेशन है, हमें लगता है मार्केट यहाँ पे 16,100, 16,000 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट लेके ट्रेड करते हुए दिखेगा। और एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो जिस तरीके से पुट बेस है, हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक के प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज्यादा दिखती है।
आज के सेशन में भी देखें तो आज भी काफी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऐड करी 16,100 16,000 की स्ट्राइक पे, तो ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस कल के सेशन में दिखा सकता है। 16,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम, जहाँ पे आज का क्लोज था करीब 136 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 110 का, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 175 तक के। तो निफ्टी में 16,100 का कॉल ऑप्शन बाय करके कल के सेशन में ट्रेड करने की सलाह रहेगी। आज के सेशन में देखें तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था, तो कल के सेशन में अशोक लीलैंड को भी फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके के उसके सेटअप एक्सपायरी के पहले बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 147 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 138 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड भी बाय किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सिद्धार्थ, आपसे जानेंगे कि कल के लिए किसी को इंट्राडे अगर खरीदारी करनी है तो स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर स्पेस अच्छा कर सकता है एक दो दिनों के पर्सपेक्टिव से। इसमें से है कोरोमंडल इंटरनेशनल, 973 के आसपास का क्लोजिंग रहेगा। आपको टारगेट रखना है 1003 के और स्टॉप लॉस 950 के, 950 के। तो मुझे लगता है कि मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल बेहतरीन पिक रह सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।